तो अपन सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फील्ड का पोर्शन फिनिश कर चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सिस पे फील्ड, है ना, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको थोड़ा बहुत कंपेयर करके देखेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर अपन एम्पियर्स लॉ पे आएंगे। तो जैसा उसमें गॉस लॉ था ना इलेक्ट्रो में, वैसा ही यहाँ एम्पियर्स लॉ है। कुछ इनफाइनाइटली लॉन्ग और ज्योमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। तो ये अपन बायो सेवर्ट लॉ वाला पार्ट फिनिश करेंगे, फिर अपन एम्पियर्स लॉ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो पार्ट अपन फिनिश करते हैं अपने एक्सिस पे फील्ड का। मान लो एक करंट कैरिंग लूप है ना। ये मान लो एक करंट कैरिंग लूप है। इसमें करंट कुछ ऐसी हो रही है, ऐसी फ्लो हो रही है, और ये इसकी एक्सिस है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक पॉइंट P जो होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ये पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पे है और इसमें करंट ऐसा I फ्लो हो रही है ना, और इसकी रेडियस R है। ठीक, और ध्यान से देखिए, ये कॉइल का या लूप का आधा पार्ट ने डॉटेड बनाया है, आधा सॉलिड बनाया है। जो सॉलिड है वो बाहर है, जो डॉटेड है वो अंदर है। मतलब अगर यहाँ से एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा होगा तो इस ऑब्जर्वर को करंट कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट, है ना। और अगर आप हैंड रूल लगा के देखोगे तो एक्चुअली आप ये जानते हो कि यहाँ पे हमें फील्ड इस तरफ मिलेगी। मैं फील्ड देखना सिखा चुका हूँ। ऑब्जर्वर को फील्ड कैसे दिखेगी, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो फील्ड एक्सिस पे कैसे दिखेगी। तो नेट फील्ड अपने को इस तरफ दिखेगी, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। हर जगह फील्ड, दोनों तरफ फील्ड ऐसे ही होगा। तो हमें इसी फील्ड की के मैग्नीट्यूड का फंक्शन निकालना है कि ये फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं ना बेटा, दो करंट एलिमेंट मानते हैं। देखो, एक करंट एलिमेंट में यहां मान रहा हूं जस्ट, मतलब ये वो करंट एलिमेंट है जो पेज से जस्ट बाहर आ रहा होगा, है ना। ऐसा है ना, वायर घूम के ऐसा गोल हो रहा है, घूम के वायर ऐसा गोल हो रहा है। तो ये जस्ट पेज से बाहर आ रहा है और ये जस्ट पेज के अंदर जा रहा है। तो ये अपने दो करंट एलिमेंट्स हैं। मैं इसको यहाँ सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको अगर मैं 1 और इसको 2 मानूं तो ये पहला वाला करंट एलिमेंट डॉट से ड्रॉ किया जा सकता है और ये दूसरा वाला करंट एलिमेंट क्रॉस से ड्रॉ किया जा सकता है। ये डॉट और क्रॉस क्या है, इस एलिमेंट को मैंने डॉट से दिखाया है क्योंकि इसमें करंट बाहर की तरफ है, और इस करंट एलिमेंट को मैंने क्रॉस से दिखाया है क्योंकि यहाँ से वापस लूप में करंट पेज के अंदर जा रही है। ये दो करंट एलिमेंट, डेरिवेशन ऐसा बहुत काम का नहीं है और फिर भी बता रहा हूँ ऐसे ही, है ना। ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है। मुझे इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है ना, ये डिस्टेंस x है। तो अपने को तो फील्ड बताना आता है, देख लेंगे यहाँ से दोनों की फील्ड लिखेंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे। मान लो मुझे इस डॉट की फील्ड यहाँ बतानी है, तो इसको यहाँ से मिलाया, है ना। डॉट है, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री पे, है ना। और ये क्रॉस, क्रॉस वाले वायर की फील्ड यहाँ से इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा क्लॉकवाइज, ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने दोनों की फील्ड लिख दी, ये इसकी फील्ड डीवी है और ये इसकी फील्ड डीवी है ना। और जो नेट फील्ड होगी वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अपने को ये एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, है ना। मान लो बेटा ये एंगल थीटा है ना? तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 है ना बीच में, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये कितना हुआ, थीटा। तो आप ध्यान से देखो कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के जो cos थीटा कंपोनेंट है वो ऐड हो रहे हैं और sin थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। और इस डिस्टेंस को मैं कुछ r लिख रहा हूँ। तो अपना आंसर होगा कि बी नेट मतलब जो dv cos थीटा है उसका सम होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे ही दो दो वायर के खूब सारे पेयर लिए जाएंगे और सबका dv cos थीटा ऐड होगा।
तो बी नेट इज इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा, हर वाई का डीबी कॉस थीटा लिख के ऐड कर देंगे। पहले तो डीबी कॉस थीटा की वैल्यू रख दो। डीबी, डीबी क्या है? इस छोटे से करंट एलिमेंट जिसको मैं आईडीएल मान रहा हूँ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। साइन थीटा में तो साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा होता है इसके साथ एंगल, ये पेज के परपेंडिकुलर है। आई डी एल साइन थीटा साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल से अगर कॉस थीटा लिखो तो ये क्या आएगा? आर बाई आर, है ना। दिस इज कॉस थीटा। आप ध्यान से देखो, इसमें जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो। तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये सब बाहर आ गया और सिर्फ बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल लेंथ, तो मैं अगर वापस पूछूं इस पूरे लूप पे डीएल लेंथ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर आएगा 2 पाई आर, है ना। तो क्या आ गया ये? म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया और नीचे 2 आर क्यूब आया, ये आया बी नेट, है ना। बट इसको इस फॉर्म में ऐसे याद नहीं रखेंगे, इसको मैं स्मॉल आर की वैल्यू भी रख देता हूँ। देखना, बी नेट की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, नीचे है 2 आर क्यूब, तो 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. This is the relation for net magnetic field at axis at a distance x from the center. Mu naught I r square upon 2 r square plus x square raised to the power 3/2. याद कीजिए, ऐसा ही रिजल्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिला था, पर ध्यान रखना वहां नीचे 2 नहीं आता, वहां आता था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, है ना। यहाँ पे आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। मान लो मैं एक्स में एक्स इक्वल टू 0 रख दूं, क्या रख दूं? एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 मतलब कहाँ जाएंगे? सेंटर पे रख के देखिए, एक्स 0 रखोगे तो नीचे वो आर क्यूब बचेगा, ऊपर आर स्क्वायर है, तो बी नॉट आएगा। बी नॉट मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, तो इसको ना बी नॉट की टर्म में लिखा जा सकता है। देखना कैसे, नीचे से काम करो, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, है ना। तो ये बचेगा म्यू नॉट आई, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो आर क्यूब बन के बाहर आएगा और ऊपर नीचे से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और ये बी नॉट लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी नॉट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले को। ये क्या है? सिंपल आई की टर्म में, और दूसरा क्या है? बी नॉट की टर्म में। बी नॉट इज द फील्ड एट द सेंटर, उसी को मैंने बी नॉट की टर्म में रिप्लेस करके लिखा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी, ये तो फर्स्ट था सेंटर फील्ड। सेकेंड, इफ x is much less than r, मतलब वेरी नियर टू सेंटर, कहाँ पे आ गए हैं? वेरी नियर टू सेंटर, सेंटर के बहुत ही पास। x मच लेस देन r मतलब वेरी नियर टू सेंटर, तो वेरी नियर टू सेंटर फील्ड क्या होगी? आप ध्यान से देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने b का जो फॉर्मूला सीखा है ये वाला, इसको देखो आप क्या लिखोगे? बी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर -3/2, ऐसा लिख सकते हो, है ना। और अगर ये x r से बहुत ही छोटा है तो अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, और आई होप आप ये जानते होंगे, इफ x इज मच लेस देन
1, देन आप जानते हो कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है। दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी हो तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ ये जो x है ना, इसकी जगह ये नंबर है और ये 1 से बहुत ही छोटा है, तो मैं इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से क्या लिख सकता हूँ, बी नॉट 1 माइनस 3/2 सामने आ जाएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन। This is the magnetic field of the axis at a point very near to axis. अगर मैं एक्सिस के बहुत पास आ जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी नॉट 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको कई बार ऐसे भी समझते हैं, है ना, इज इक्वल टू बी नॉट माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू बी नॉट, है ना। ये क्या है, फील्ड एट एक्सिस, और ये टर्म क्या दिखा रही है, drop in value of field, drop in value of field with respect to axis। axis के रिस्पेक्ट में फील्ड में कितना, with respect to center, axis नहीं center है, b naught is field at the center, drop in the value of field with respect to center। और ये जो टर्म लिखी हुई है ना 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सोच के देखो ये क्या लिखा होगा, दिस इज द फ्रैक्शनल ड्रॉप। क्या लिखा होगा, फ्रैक्शनल ड्रॉप। मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है बी नॉट माइनस 1/2 बी नॉट, है ना, तो कितना ड्रॉप हुआ, आधा। तो ये जो 1/2 लिखा हुआ ना वो क्या है, फ्रैक्शनल ड्रॉप। तो कई बार ना परसेंटेज ड्रॉप पूछ लेते हैं कि बताओ फील्ड कितना परसेंट कम हुआ, तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 100। कई बार यहाँ से काम आसान हो जाता है। अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं। सबसे पहला कि एक्सिस पे फील्ड का सबसे पहले तो ये जनरल फॉर्मूला, सब कुछ यहीं से आता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। जहां मैं अगर x इक्वल टू 0 रख दूं तो मुझे बी नॉट मिल जाएगा, मतलब सेंटर की फील्ड। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को बी नॉट के टर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं मेन एक्सप्रेशन में से यहां से आर स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आएगा तो आर क्यूब बन के बाहर आएगा, और वो आर क्यूब ऊपर के आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। इसको बी नॉट लिख दिया जाए तो ये बचेगा बी नॉट इज द फील्ड एट द सेंटर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक, अब अगर मैं दूसरी केस में निकालूं, अभी तक तो ये तो नॉर्मल फील्ड है, अब अगर मैं दूसरे केस में अगर निकालूं फिर x की वैल्यू r से बहुत कम हो, मतलब सेंटर के बहुत ही पास आ जाए, तो क्या होगा। तो अगर सेंटर के बहुत ही पास आ जाए ना तो आप कहोगे कि सर ये जो x की वैल्यू है r से बहुत ही कम है, मतलब ये जो टर्म है ये मच लेस देन 1 है, तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो ये माइनस 3/2 सामने आ जाएगा, और ये रही सेंटर के बहुत पास वाले पॉइंट पे एक्सिस पे फील्ड। पता है कितना पास, बहुत ही, मतलब एक्स की वैल्यू ना r/100 टाइप की कुछ आती है, r/100 r/50, बहुत ही पास है। और ये जो फील्ड का चेंज होता है ना, फ्रैक्शनल चेंज, ये भी बहुत कम होता है सेंटर के बहुत पास आने पे, ऐसे 1% 2%, मतलब 5% तक का चेंज होता है ना, तो ही अपन उसको पास वाला पॉइंट मानेंगे, वरना अपन उसको पास वाला पॉइंट नहीं मान सकते। अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर फील्ड में चेंज 5% तक हो रहा है तो अपन मानेंगे वो पॉइंट बहुत ही पास है। फिर मैंने कहा कि इस टर्म को मैं ओपन करके कैसे लिख सकता हूँ कि बी नॉट माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू बी नॉट। ये है एक्सिस पे किसी पॉइंट पे फील्ड, पास वाले पॉइंट पे, ये है सेंटर पे फील्ड, और ये है सेंटर पे फील्ड से कितना कम हुआ टोटल। तो ये कितना कम हुआ बी नॉट की टर्म में है, तो ये जो टर्म लिखी हुई है ना ये फ्रैक्शनल ड्रॉप। मान लो कहीं पे लिखा है बी नॉट माइनस 0.02 बी नॉट, तो कितना फ्रैक्शनल कम हुआ 0.02,
तो परसेंटेज कितना कम हुआ, 2%, है ना। तो कई बार इससे परसेंटेज ड्रॉप पूछ लेते हैं कि एक्सिस के पास जाने पे कितना परसेंट ड्रॉप आया। तो अगर ये रिजल्ट ध्यान रहा ना तो सीधा इतना आंसर पर लिख सकते हैं। सो दिस वाज द फील्ड एट द सेंटर। एक पॉइंट और है इसमें, वो भी बता देता हूँ, तीसरा, फिर आगे चलेंगे। तीसरा मेन फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सबसे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3, है ना। अगर मान लो बेटा x की वैल्यू ना r से बहुत ही ज्यादा, क्या हो, x की वैल्यू r से बहुत ही ज्यादा हो, तो आप सोच सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली मैं एक्स स्क्वायर ही लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। इसको एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से भी नहीं 2 पाई से। ये बन जाएगा म्यू नॉट आई 2 म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई। क्यों किया बता रहा हूँ, इसको एक टर्म मानो और इसको एक टर्म मानो, है ना? तो ये बन रहा है बी एक्सेस इज इक्वल टू 2, ये अपने इस चैप्टर का कांस्टेंट है 2k, इसको मैं m लिख रहा हूँ, m का मतलब बता रहा हूँ, 2k m अपॉन x। याद करो बेटा ऐसा फॉर्मूला ना डायपोल की एक्सिस पे आता है, डायपोल की एक्सिस पे जो फील्ड होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आती थी 2k p बाय एक्स क्यूब, क्या आती थी 2k p बाय एक्स क्यूब। तो मैं कह रहा हूं ना कि एक्चुअली दिस कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना, आगे अपन पढ़ेंगे ये टॉपिक, है ना, उसको ऐसा कैपिटल M से लिखते हैं। तो एक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, और उसकी एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला भी ऐसा ही आता है 2km अपॉन एक्स क्यूब। बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वैसा ही मैग्नेटिक डायपोल होता है। और मैग्नेटिक डायपोल के डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। यहाँ लूप था तो सिंगल टर्न था, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया को अपन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से ये प्रूव होता है कि करंट कैरिंग लूप और कॉइल, एक करंट कैरिंग लूप और कॉइल behaves as a magnetic dipole, और सिंपल कहूं तो मैग्नेटिक डायपोल को बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक डायपोल, उसके लिए भी फील्ड का फॉर्मूला ऐसा ही आता है ना। तो ये इसकी एक्सिस पे फील्ड क्या आ जाएगी 2km अपॉन एक्स क्यूब, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, k अपने इस चैप्टर का कांस्टेंट हो गया, और m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो आगे अपन सीखेंगे कि कॉइल के लिए होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो अगर एक्सिस पे सेंटर के बहुत पास आ जाए तो ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है, और बहुत दूर जाए तो डायपोल के फॉर्मूले से अपन बता सकते हैं 2km अपॉन एक्स क्यूब। और इन जनरल पूछा जाए तो ये रिजल्ट तो है ही। ठीक, अब इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसका ग्राफ बताऊंगा। ये बहुत ही कम ड्रॉप के लिए सही है। ट्रू फॉर वेरी स्मॉल ड्रॉप इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉप की बात कर रहे हैं ना, स्मॉल ड्रॉप 5% तक, अप टू 5% का अगर ड्रॉप आ रहा है तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
अदरवाइज जो मेन फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 वो लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इफ magnetic field at the center of a circular coil is B naught, find its value at a distance root 3r on the axis from the center. On the axis from the center. Root 3r distance पे फील्ड क्या होगी? Where r is radius. R is radius, obvious सी बात। बताइए फटाफट। आंसर बी नॉट की टर्म में ही आना चाहिए। अपने से पूछा गया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे बी नॉट है तो रूट 3r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेंटर से एक्सिस पे रूट 3r डिस्टेंस पे। और अपना आंसर सिर्फ बी नॉट इंटू सम कोफिशिएंट आएगा। आंसर जो आपका आएगा वो बी नॉट के साथ कुछ कोफिशिएंट आएगा, तो आपको यही कोफिशिएंट बताना है। बताइए फटाफट। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये डिस्टेंस बहुत ही पास नहीं है, तो अपन मेन फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो बी का फॉर्मूला एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर बी नॉट की टर्म में लिखे तो याद करो बी नॉट 1 प्लस, या ऐसा ऐसे भी लिख सकते, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हो। बी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, है ना। ये नया भी क्या है तो मेन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू यहाँ रूट 3r है, ये क्या बन जाएगा? बी नॉट अपॉन 1 प्लस रूट 3r का स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 1, तो ये 3 हो जाएगा की पावर 3/2, तो वो 4 की पावर 3/2 हो गया। ये 2 स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? बी नॉट बाई 8, तो आंसर क्या आ गया? 1/8 में। तो इसमें मैंने कोई अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज नहीं किया, बट मैंने एक्सिस का फॉर्मूला यूज किया इस फॉर्म में। किसी को ये ना याद हो तो मेन फॉर्मूले में रख लो, वहां से भी सेम आएगा, बस आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2r को बी नॉट रखना पड़ेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी फॉर्मूले में रख ले। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू रूट रूट 3r रखना, सॉल्व करना, और म्यू नॉट आई अपॉन 2r को बी नॉट लिख देना, तो ये भी सॉल्व होकर बी नॉट बाई 8 ही आएगा। एक ही बात, मैंने इसी को तो इसमें चेंज किया था, है ना। तो ये पहला सवाल था, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है, सिंपल फॉर्म में वैल्यू रखनी है और आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी लिखिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ और। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें तो क्या था कि बी नॉट पता था और रूट 3r डिस्टेंस पे फील्ड बताई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, for a circular coil of radius capital R, the magnetic field at an axial point was found to be 98% of
field at the center. क्या कहा मैंने? For a circular coil of radius capital R, the magnetic field at an axial point was found to be 98% of the field at the center. Find distance of this point from center. और आपका जो आंसर आएगा वो समथिंग आर की टर्म में आएगा, तो आपको इस आर का कोफिशिएंट बताना है, डिस्टेंस को आर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। लिखिए अरे क्या कर रहे हो यार, ये बहुत कम ड्रॉप है, अप्रोक्सीमेशन लगेगा इसमें, अप्रोक्सीमेशन लगेगा। फील्ड 98% बची है, मतलब 2% ही ड्रॉप हुई है। हाँ इसमें ये सही है। देखो फील्ड 98% बचा है, मतलब ड्रॉप कितना हुआ है? 2%। तो फ्रैक्शनल ड्रॉप को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/100। और फ्रैक्शनल ड्रॉप को क्या लिखते हैं? 3/2 x² इक्वल टू 2/100। तो यहाँ से x² इक्वल टू क्या आ गया? 4/300 r², मतलब r²/75। तो यहाँ से x कितना आ रहा है? r/√75। बस इतना सही क्वेश्चन था ये। r/√75 को 5√3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/5√3। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। 98% बची है, मतलब 2% का ड्रॉप आ गया। इसका मतलब वो पॉइंट बहुत ही पास है। मैंने कहा था ना 5% तक का ड्रॉप जब तक हो रहा हो तब तक पॉइंट को बहुत ही पास मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। अगला जो पार्ट है ना वो इसका ग्राफ है ना। आपने बी का फॉर्मूला क्या सीखा? बी का फॉर्मूला, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r², एन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, n इंटू म्यू नॉट आई r² अपॉन 2 r² plus x² raised to the power 3/2. This is the relation for magnetic field at the axis of a circular coil having n turns and radius r in which I current is flowing. आप एक चीज ध्यान से देखो, इसमें x पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, वैल्यू सेम आ रही है। आप इसमें x की वैल्यू को पॉजिटिव रखो या x की वैल्यू को नेगेटिव रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो x², ऐसा वहां नहीं था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां kqx ऊपर भी था, तो उस x के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, ऊपर कोई x नहीं है, तो आप यहाँ पे x पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, इसमें ना मैक्सिमम b कहाँ आएगा? b मैक्सिमम सेंटर पे, जब x की वैल्यू मिनिमम होगी तो वो 0 होगी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 है ना। और अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, तो b टेंडिंग टू 0। तो इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए ना, b वर्सेस x को, ये ग्राफ यहां से मैक्सिमा रहता है, ऐसा जाता है कुछ इधर, और बिल्कुल सिमेट्रिकली ऐसा ही ग्राफ जाता है। दिस वैल्यू इज x इक्वल टू 0, ये कॉइल के सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वैल्यू है b नॉट।
एक पॉइंट आता है यहाँ, ये आता है x इक्वल टू r/2 पे, इधर भी और इधर भी, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे दोनों साइड। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैथ्स में आप ये पॉइंट शायद सीख चुके होंगे, अगर कर्व के बारे में सीख लिए होंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन अलग अलग स्पेलिंग मिलती है वैसे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट क्या होता है, वेयर d2b अपॉन dx2, इसका डबल डेरिवेटिव 0 क्या होता है, d2b अपॉन dx2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां d2b अपॉन dx2 0 होता है। कल ही पढ़ाया गया सर ने, बहुत बढ़िया बात है ना। d2b अपॉन dx2 0 होता है, लेकिन db अपॉन dx 0 नहीं है ना। यहाँ दोनों साइड कर्व का नेचर डिफरेंट है। तो d2b अपॉन dx2 0 है अगर इस छोटे से रीजन में, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ना db अपॉन dx, db अपॉन dx मतलब b के चेंज होने की रेट ये लगभग लगभग कांस्टेंट है। तो अपन कह सकते हैं कि उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कई बार इसको पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर। तो ये एक पॉइंट मिलता है, कहाँ मिलता है, x इक्वल टू r/2 है ना, लूप के दोनों साइड है ना। तो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। और इस पॉइंट पे जो फील्ड आती है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो आती है 0.716 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एक्सिस पे जो फील्ड आती है वो क्या आती है, 0.716 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू r/2 रख देना, कैलकुलेट करके थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। तो ये लगभग लगभग इतना आ जाता है, 0.716 into magnetic field at the center. This is magnetic field at x equal to r/2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यहाँ d2b अपॉन dx2 0 होता है, तो db अपॉन dx कांस्टेंट होता है ना। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड और ले रहा हूँ ये लिखने के लिए। ठीक है, आई होप आप लिख चुके होंगे। फिर ना इसका एक एप्लीकेशन आता है, तो ये बहुत काम का नहीं है, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में से बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो कोई मेंस में ना आ सकता है। एप्लीकेशन है इसका, हेल्महोल्ट्ज coil arrangement, it is the application, हेल्महोल्ट्ज coil arrangement। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें दो कॉइल्स का एक सिस्टम होता है, आइडेंटिकल कॉइल्स का सिस्टम होता है दो। आइडेंटिकल कॉइल का मतलब सेम नंबर ऑफ टर्न्स, सेम करंट और सेम रेडियस, सेम नंबर ऑफ टर्न्स, सेम करंट एंड सेम रेडियस, और इन दोनों में करंट सेम ही सेंस में फ्लो हो रही होती है ना। तो इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। और इनके बीच इन दोनों कॉइल्स का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना, ये इनकी रेडियस के बराबर। Such system is known as Helmholtz coil arrangement
two identical coils having same number of turns, same radius, and carrying equal current in same direction, and are kept axially such that their center to center distances are. ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ सेटिस्फाई होगी तो ही वो हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट बनेगा, है ना। ठीक, अब देखो इसका एप्लीकेशन होता कैसे है। आप अगर ध्यान से सोचो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ आएगा, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक यहाँ आएगा r/2 पे, और इसका एक इधर आएगा r/2। मान लो मैं इसको कहता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन p, इसका q, ये डिस्टेंस कितनी r/2, ये डिस्टेंस भी कितनी r/2। सिमिलरली इसका भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा यहाँ r/2 पे और इधर भी r/2, है ना। p q r ना लिख के abc लिख देता हूँ। ए बी सी, देखो क्या हुआ ना, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था ये दोनों के लिए कॉमन आ गया। तो इस सिस्टम में तीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, तीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। एक तो कॉइल ए के लेफ्ट वाला, पहले कॉइल के, एक दूसरे कॉइल के राइट वाला, और ये बीच में जो दोनों का कॉमन है। अब देखना इसका एप्लीकेशन होता कैसे, ग्राफिकली समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं ना, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट किया जाए, तो पहले वाले कॉइल की फील्ड बेटा कुछ ऐसी थी कि यहाँ के बाद ऐसे कम हो रही थी और ऐसी ही रह गई थी, यहाँ के बाद ऐसे कम, और दूसरे वाले कॉइल की फील्ड कुछ ऐसी थी। ऐसा ये पॉइंट क्या है, पहले कॉइल का सेंटर, ये पॉइंट क्या है, दूसरे कॉइल का सेंटर, और ये क्या है, x इक्वल टू r/2 वाला रीजन है। अब आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है ना। यहाँ से आप अगर इस कॉइल के लेफ्ट में, इन दोनों कॉइल के बीच के रीजन में देखोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ इनकी फील्ड्स ऐड हो रही है ना। इसकी फील्ड भी पॉजिटिव, ध्यान देखो इसकी फील्ड भी इस तरफ है और इसकी फील्ड भी इस तरफ है। तो दोनों कॉइल के बीच के रीजन में इन दोनों की फील्ड ऐड हो रही है, मतलब नेट फील्ड जो है इन दोनों के सम के बराबर आ रही है। तो जो नेट फील्ड आएगी ना, वो दोनों फील्ड का अगर सम होगी तो नेट फील्ड, मान लो यहां से यहां तक से ग्राफ ऐसा आया, यहां से यहां, ये ग्राफ ना इसमें से लाल वाले में से पीला वाला ऐड होगा हल्का सा, तो लगभग लगभग ऐसी जाती है, ऐसे ऑलमोस्ट, है ना। ये पूरा इसका एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन इसका है यहाँ बीच का पोर्शन। अब ध्यान सुनना क्या है एप्लीकेशन, इस बीच के पोर्शन में बेटा ध्यान से देखो कि लाल वाली फील्ड कम हो रही है, यहां से यहां तक सोच के देखो, लाल वाली फील्ड कम हो रही है और पीली वाली फील्ड बढ़ रही है। एक यहां से यहां तक का छोटा सा पोर्शन लो, है ना। इस पोर्शन में लाल वाली फील्ड कम हो रही है और पीली वाली फील्ड बढ़ रही है ना? और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां d2b/dx2 0 होता है या db/dx कांस्टेंट होता है। db/dx क्या होता है, फील्ड के चेंज होने की रेट। तो ये फील्ड जिस रेट से कम हो रही होगी, ये फील्ड उसी रेट से बढ़ रही होगी। तो इस रीजन में एक छोटा सा रीजन मिलता है, पतला सा नैरो रीजन, जहां फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि दोनों की फील्ड एक दूसरे को चेंज को कैंसिल कर रही है ना। तो दिस इज अ रीजन, इतना सा एक रीजन मिलता है, बहुत ही छोटा सा, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों मिलती है यूनिफॉर्म, क्योंकि एक के कारण फील्ड जिस रेट से कम हो रही होती है, dv/dx जिस रेट से कम हो रहा होगा, दूसरे कारण dv/dx उसी रेट से बढ़ रहा होगा, है ना। तो नेट फील्ड क्या हो जाए, मान लो एक में, एक के कारण 0.1 टेस्ला पर मीटर के हिसाब से कम हो रहा है और दूसरे कारण 0.1 टेस्ला पर मीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो फील्ड ऑलमोस्ट कैसे मिलती है, कांस्टेंट। तो यहाँ इतने से रीजन में फील्ड अपने को
कांस्टेंट मिलती है। इसको कई बार हेल्महोल्ट्ज फील्ड भी बोल देते हैं, हेल्महोल्ट्ज फील्ड। और जरा सोच के देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो ना दोनों के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की फील्ड ऐड हो गई, इक्वल टू 2 into b at पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोनों के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की फील्ड ऐड हो गई, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे फील्ड क्या होती है 0.716 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की टर्म हट गई, तो इस पे फील्ड आती है 0.716 म्यू नॉट आई अपॉन दोनों की फील्ड, है ना। और ये सेंटर की फील्ड से कुछ ज्यादा होगी, सेंटर पे फील्ड ना 0.69 के आसपास कुछ आती है, 0.69 म्यू नॉट आई अपॉन आर, और जो ये बीच में यूनिफॉर्म फील्ड आती है ये आती है म्यू नॉट आई अपॉन आर 0.716। चाहो तो ये डेटा ध्यान रख सकते हो, वरना ये अरेंजमेंट जरूर ध्यान रखना कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट होता क्या है, कि दो आइडेंटिकल कॉइल्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ टर्न, सेम रेडियस और सेम करंट सेम सेंस में फ्लो हो रही होती है, और उनका सेंटर टू सेंटर सेपरेशन भी उनके रेडियस के इक्वल होता है ना। तो ये इसके बीच में हमें पतले से रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। कई बार एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि अगर मैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट में एक कॉइल की फील्ड को रिवर्स कर दूं, सॉरी एक कॉइल की करंट को रिवर्स कर दूं, मान लो जो दूसरा कॉइल है C2, मैं उसकी करंट को रिवर्स कर दूं, तो क्या होगा। तो सोच के देखिए, जो ग्राफ मैंने ऊपर बनाया है ना वो ग्राफ नीचे बन जाएगा, तो जो ये हेल्महोल्ट्ज फील्ड थी वहां पे उस पॉइंट पे फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब वो दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना। एक राइट की तरफ होगा तो एक लेफ्ट की तरफ होगा, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो जिस पॉइंट पे हमें यूनिफॉर्म फील्ड मिल रही थी वहां पे जीरो फील्ड मिली है, तो वहां फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। आई होप आप सब लिख चुके होंगे। तो अपन आगे चलते हैं। तो चैप्टर का एक पोर्शन अभी फिनिश हुआ है जिसमें अपन ने बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से कुछ कुछ सोर्सेस की फील्ड कैलकुलेट की। आगे भी हमें फील्ड ही कैलकुलेट करनी है, बट वो मेथड चेंज होगा, मेथड आएगा एम्पियर्स लॉ। तो पहले हम एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है अपना एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको कई बार ACL के नाम से बोल देते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। यूज करेंगे इसको अपन कुछ सोर्सेस की फील्ड को कैलकुलेट करने। इट इज एनालॉगस टू गॉस लॉ दैट वी स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके जैसा ही लॉ है। ये क्या कहता है पहले ये सुनिए, है ना। सर्किटल मतलब एम्पियर ने एक्चुअली बताया था कि जो भी मैग्नेटिक फेनोमेना होता है वो सब सर्कुलेटिंग करंट चार्जेस की वजह से होता है। ऑल द मैग्नेटिक फेनोमेना इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्जेस, मतलब करंट कैरिंग लूप्स की वजह से होता है कहीं ना कहीं, चाहे एटॉमिक लेवल पे हो या जहां भी हो रहा हो, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं ये होगा क्या। अपन ना इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे कि एक एम्पेरियन लूप माना करेंगे, है ना। ऐसा हाइपोथेटिकल लूप कैसे भी शेप का, जनरली बाय फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम एक यूनिफॉर्म सिमेट्री का लूप मानेंगे, तो मोस्टली सर्कुलर या कुछ केसेस में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप मानेंगे। तो हम एक एम्पियर लूप मानेंगे, है ना, एम्पेरियन लूप माना करेंगे, एम्पेरियन लूप, it is a hypothetical loop, बिल्कुल वैसा ही लूप है जैसा अपन गॉसियन सरफेस में सरफेस मानते थे, हाइपोथेटिकल सरफेस होती थी गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए, वैसे अपन यहाँ क्या मानेंगे एम्पेरियन लूप, है ना। ये कोई करंट कैरिंग लूप नहीं है, दिस इज एम्पेरियन लूप जो हमने एम्पियर्स लॉ को लगाने के लिए माना है। फिर क्या कहेंगे कि इस लूप में ना अपन कैसे भी घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, है ना। कुछ ना दिया हो तो अपने मन से घूम लेंगे, दिया हो तो जैसे दिया होगा वैसे ही घूमेंगे। तो इसमें आप देखोगे एम्पियर्स लूप में आपको क्वेश्चंस में अगर एम्पियर्स लॉ आया तो एक एरो लगा मिलेगा, है ना। एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑन द लूप, ऑन द लूप, लूप पे ट्रेवल करने की डायरेक्शन, इसको कई बार ट्रेवर्सिंग भी लिखते हैं, ट्रेवर्स करना, ट्रेवर्स मतलब ट्रेवल करना है, लूप पे किस डायरेक्शन में घूम रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो सबसे पहले एम्पेरियन लूप मानेंगे, सर्कुलर मान लेंगे, सर्कुलर मानेंगे, फिर उसके चारों तरफ हमें एक एरो लगा मिलेगा या अपनी तरफ से हम लगा सकते हैं जो दिखाएगा कि हम लूप पे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। और एक बार ये डायरेक्शन फिक्स हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर करंट, करंट के लिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करेंगे will be decided by applying right hand thumb rule on the loop। इस एम्पेरियन लूप पे राइट हैंड थंब रूल लगा के हम बता सकते हैं कि करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन किधर मानेंगे। जैसे इस पार्टिकुलर लूप में मैंने ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनाई है, मतलब अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो बाहर की तरफ, तो इसका मतलब अगर करंट आउटवर्ड होगी तो इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, और अगर करंट इनवर्ड होगी तो मैं उसको नेगेटिव। अगर मैंने यही क्लॉकवाइज बनाया होता तो मैं इनवर्ड करंट को पॉजिटिव मानता और आउटवर्ड करंट को नेगेटिव। जैसे यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, अगर आउटवर्ड करंट है तो मैं उसे पॉजिटिव मानूंगा, और अगर यहाँ पे इनवर्ड करंट है तो मैं उसे नेगेटिव मानूंगा। कैसे? क्योंकि लूप पे एरो की डायरेक्शन उसी अकॉर्डिंग बनी हुई है और हम एम्पियर्स लॉ में पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से ही मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द बेसिक थ्योरी अबाउट एम्पेरियन लूप कि हम एक हाइपोथेटिकल लूप मानेंगे और उस पर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग अपने को या तो दी होगी, मोस्टली अगर एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन हुआ तो दी ही होती, डेरिवेशन में अपन अपने हिसाब से मान सकते हैं। और जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है करंट की वो डिसाइड करते हैं राइट हैंड थंब रूल ऑन द लूप्स। फिर एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? तो एम्पियर्स लॉ कहता है बेटा, क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। It is similar to what we studied in Gauss law. ये क्या है? B is magnetic field due to all the sources. Magnetic field due to all the sources. All the sources मतलब inside the loop as well as outside the loop. तो उस हर मैग्नेटिक फील्ड का उस लूप पे बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल निकालेंगे और पूरे लूप पे उस बी डॉट डीएल को सम कर देंगे, है ना। पूरे लूप पे बी डॉट डीएल को सम करेंगे तो जो ये सम आएगा वो आएगा म्यू नॉट, दैट इज permeability of vacuum into current enclosed by the loop, current enclosed by the area of loop, मान लो current enclosed by the area of, ठीक। तो बिल्कुल जैसा वहां था ना कि बाउंड्री पे अपन ई डॉट डी एस निकालते थे और अपने को पूरे से जो फ्लक्स मिलता था वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से मिलता था, तो यहाँ पे जो बी डॉट डी एल मिलता है वो सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से ही मिलता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको इलस्ट्रेशन लेके समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके सामने एक एम्पेरियन लूप है ऐसा, और मैं कुछ करंट कैरिंग वायर्स बना रहा हूँ, कुछ लॉन्ग वायर्स है करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है और इसमें करंट I4 है, और आपको दे रखा है कि ट्रेवर्सिंग ऐसे में। तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करके बताओगे कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसका मतलब क्रॉस को क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और डॉट को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो सबसे पहले तो ये मानेंगे, फिर हम कहेंगे कि एज पर एम्पियर्स लॉ इस पूरे लूप पे जो बी डॉट डी एल आएगा वो सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से आएगा, मतलब I2 और I4 की वजह से। तो म्यू नॉट इंटू I2 की जगह I2
पॉजिटिव माइनस I4 माइनस क्यों किया, क्योंकि वो डॉट में था। ठीक, तो ये आ गया इसका आंसर। इस पूरे लूप पे बी डॉट डी एल की वैल्यू आएगी बी डॉट I2 माइनस I4। ये बी किसकी वजह से है, अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे बी किसकी वजह से, तो I1 की वजह से भी, I2 की वजह से भी, I3 की वजह से भी, I4। तो इस हर छोटे छोटे से बी डॉट डी एल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो बी आएगा ना, ये 1 2 3 4 चारों की वजह से। बट जो नेट लूप पे बी डॉट डी एल आएगा वो बाहर वालों का कैंसिल हो जाता है। कैंसिल मतलब उनका सम जीरो हो जाता है, तो सिर्फ अंदर वालों की वजह से ही नेट बी डॉट डी एल की वैल्यू मिलती है। दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ एम्पियर्स लॉ। किसी भी लूप पे जो बी डॉट डी एल आएगा उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। दो चीजें, पहले तो लूप पे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना, और फिर ये पता होना कि बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड होता है। ठीक, जल्दी से इसको लिखिए, किसी कोई डाउट हो तो पूछिए, जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सिंपल सा। इस एम्पेरियन लूप के लिए बी डॉट डी एल की वैल्यू बताइए। आपको सारे करंट्स की वैल्यू दे रखी है। म्यू नॉट की वैल्यू रखनी नहीं है, म्यू नॉट के टर्म में ही बताना है। समथिंग कोफिशिएंट ऑफ म्यू नॉट आएगा, वो कोफिशिएंट बताना है कितना आएगा। इस गोला वाला जो है वो एम्पेरियन लूप है, और आपको कुछ वायर्स दे रखे हैं, उनकी करंट आपको दिखा रखी है। करंट की वैल्यूज भी साइड में लिख रखी हैं आपसे, और पूछा है कि इस एम्पेरियन लूप पे बी डॉट डी एल की वैल्यू बताइए। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना है कि ये अपन ने डायरेक्शन जो बना रखी है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, इसका मतलब यहाँ से ये डिसाइड हो गया कि जो क्रॉस वाली करंट होगी उसको पॉजिटिव मानेंगे, और जो डॉट वाली करंट होगी उसको नेगेटिव मानेंगे, है ना। और अंदर करंट है कौन कौन सी, 2 4 5 6। तो इसका मतलब I4 इज पॉजिटिव, तो 4, अपना आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू I4 माइनस I2 माइनस I5 माइनस I6। वैल्यूज रख दो इनटू म्यू नॉट, ये -9 म्यू नॉट आ जाएगा। कितना आएगा, -9 म्यू। सिंपल करंट का सम करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये डिसाइड करना है पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल्स। ठीक, तो आज की क्लास अपन यही फिनिश करते हैं, टाइम हो गया।